हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं क्लास टेंथ के लिए लाइव प्रोसेसेस का ही सेकेंड स्टेप रेस्पिरेशन का लेके आया हूँ। फर्स्ट स्टेप में आप लोगों को पढ़ाया गया था न्यूट्रिशन का। न्यूट्रिशन में फूड एंड इट्स डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ये सब चीज़ें और एसिमिलेशन, ये सब चीज़ें आप लोगों को बताई गई थी। अर्थ उससे आगे चलते हैं सेकेंड स्टेप में, और ये है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का सीधा मतलब हिंदी में श्वसन होता है, जिससे सभी लोग परिचित होंगे। श्वसन, हिंदी में से श्वसन कहते हैं रेस्पिरेशन को। अब रेस्पिरेशन है क्या? जो भोजन हम करते हैं वो भोजन डाइजेशन के बाद एब्जॉर्ब होके ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के माध्यम से और हमारे शरीर की सभी सेल्स में पहुंचता है। सेल्स में पहुंचने के बाद जैसे कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज बनता है, ये चीज़ें सेल में पहुंचने के बाद उसका एक चाहे तो ऑर्गेनेल बन जाए या एक एनर्जी सोर्स के रूप में स्टोर रहती हैं, एनर्जी सोर्स के रूप में। तो जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो रेस्पिरेशन में एयर से ऑक्सीजन लेते हैं, उस ऑक्सीजन का उस फूड पार्टिकल से, ग्लूकोज से, जिसको सबस्ट्रेट भी कहते हैं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, उससे इसका रिएक्शन होता है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीडेशन होता है। तो हम कह सकते हैं respiration is a biochemical process in which oxidation of food is done and energy is released। respiration में फूड सबस्ट्रेट, जो भोजन हम लोग अंदर जो है ग्लूकोज वगैरह है, उसका ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है। वो एक बायोकेमिकल रिएक्शन, उसमें बहुत सारे एंजाइम्स पार्टिसिपेट करते हैं और लास्ट में आके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, एनर्जी रिलीज होता है, वो एनर्जी हमारे काम आती है। तो एक सेंस में तो कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन इज मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन न्यूट्रिशन। भोजन करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रेस्पिरेशन का है, न्यूट्रिशन से डाइजेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रेस्पिरेशन का है। और आगे कैसे मैं बताता हूँ। देखिए, रेस्पिरेशन दो तरह से होता है, टू काइंड्स ऑफ रेस्पिरेशन। नंबर वन, एरोबिक रेस्पिरेशन, एंड नंबर टू, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। There are two kinds of respiration, aerobic respiration and aerobic respiration। हिंदी में कहते हैं ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन, अनॉक्सी श्वसन। सीधा सीधा मतलब है एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन चाहिए, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नेसेसरी इन एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन में हम सबसे पहले रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में ग्लूकोज ही लेते हैं, सब लोग उसी को लेते हैं। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या हो गया? ग्लूकोज। ये ग्लूकोज सेल्स या साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन होता है। इस प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। और जब ब्रेक डाउन होता है, इससे जो चीज़ बनती है, जो सब्सटेंस बनता है, उसको पायरूवेट या पायरूविक एसिड भी कहते हैं। पायरूवेट या पायरूविक एसिड भी कहते हैं। इस पायरूवेट के साथ ये दो मॉलिक्यूल बनते हैं। अगर हम ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल लें तो इसके दो मॉलिक्यूल बनते हैं, पायरूवेट के दो मॉलिक्यूल बनते हैं। और इस प्रोसेस को कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरूवेट और पायरूविक एसिड इज नोन एज
ग्लाइकोलिसिस, और ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोप्लाज्म, आप लोग 9th क्लास में जब सेल की स्टडी किए होंगे तो पढ़े होंगे कि सेल के अंदर जो लिक्विड पार्ट है वो साइटोप्लाज्म होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन का ग्लाइकोलिसिस वाला पार्ट ये साइटोप्लाज्म में होता है। उसके बाद अगर वहाँ ऑक्सीजन अवेलेबल है, एक्सेस मात्रा में ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो ये चीज़ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चली जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया, अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यहाँ ऑक्सीजन से इसका ऑक्सीडेशन होता है तो CO2 गैस बनती है, H2O वाटर बनता है और एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होती है। अब हम इसको ऐसे लिख लेंगे, एक केमिकल इक्वेशन है, ग्लूकोज का है C6H12O6 प्लस 6O2 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP। ये ऊपर वाले का ही इक्वेशन ये है कि एक ग्लूकोज हो गया, एक मालिक्यूल, ऑक्सीजन के 6 मालिक्यूल, ये मिलते इसका ऑक्सीडेशन होता है तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शन के बाद 6 मालिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के बनते हैं, 6 मालिक्यूल वाटर के बनते हैं और 38 ATP बनते हैं। अब इस 38 ATP को हम अगर एनर्जी में कहें तो 673 किलो कैलोरी, इतनी एनर्जी रिलीज होती है ग्लूकोज के एक मालिक्यूल से। अब फिर से देखिए, ये एरोबिक रेस्पिरेशन है क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है और साइटोप्लाज्म में हाफ स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। अब थोड़ा सा और डिटेल इसको कर देता हूं। साइटोप्लाज्म में पायरूविक एसिड बनने के बाद एक क्रेब्स चक्र या क्रेब्स साइकिल होती है, KREBS, क्रेब्स साइकिल, ये साइंटिस्ट के नाम पर है। तो कह सकते हैं कि क्रेब्स साइकिल जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही कंप्लीट होती है और कुल 38 ATP बनते हैं। इतना तो बिल्कुल क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा एनएरोबिक का देख लेते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन का। एनएरोबिक में ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो ये रेस्पिरेशन होता है और ऐसा आमतौर से ईस्ट में, बैक्टीरिया में, कई बैक्टीरिया हैं, इन सबों में होता है, या कभी कभी ह्यूमन बॉडी के मसल्स में भी होता है, मसल सेल्स में भी होता है, ह्यूमन बॉडी के मसल सेल्स में भी होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। मैंने पहले बताया था कि इसमें ऑक्सीजन नहीं मिलती है या ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब देखो, एनएरोबिक रेस्पिरेशन बिल्कुल प्रोसेस वही है, ग्लूकोज वाला C6H12O6, ये साइटोप्लाज्म में होता है और साइटोप्लाज्म में पायरूवेट बनता है या पायरूविक एसिड बनता है और यही बाद में डिसइंटीग्रेट होके या तो अल्कोहल बनाता है या फिर लैक्टिक एसिड बनाता है, लैक्टिक एसिड बनाता है, अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। और इसमें सिर्फ 2 ATP ही प्रोड्यूस होते हैं। फिर से सुन लीजिए, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का एक मालिक्यूल डिसइंटीग्रेट होता है साइटोप्लाज्म में, 2 मालिक्यूल पायरूवेट के बनते हैं, इसमें अल्कोहल या लैक्टिक एसिड
प्रोड्यूस होता है और 2 ATP ही बनते हैं। अब देखो ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ये एनारोबिक में 2 नाम लिखे हुए, एल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड। अब एल्कोहल कहाँ बनता है, लैक्टिक एसिड कहाँ बनता है, तो देखिए इसको एल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी कहते हैं। C6H12O6 ये 6 कार्बन वाला है, 6C 6 कार्बन एटम है। उसके बाद 3 कार्बन वाले पायरुवेट बनता है और इससे पायरुवेट कन्वर्ट होके ये बनता है एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल C2H5OH2 प्लस 2CO2 प्लस 2 ATP। ये देखिए यहाँ पर एल्कोहल बन रहा है, इसको इथेनॉल या इथाइल एल्कोहल भी कहते हैं, इथेनॉल और इथाइल एल्कोहल। आमतौर से आप सुने होंगे बेवरेजेस के बारे में, जहाँ फैक्ट्रियाँ वगैरह शराब बनाने वाली हैं या ये पनीर वगैरह चीज़ वगैरह बनाए जाते हैं, ईस्ट से ही बनाए जाते हैं। ईस्ट जो है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज को मिल्क शुगर को कन्वर्ट करके एल्कोहल में बदल देती है। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो लैक्टिक एसिड बनाते हैं, जैसे सबस्ट्रेट वही रहेगा C6H12O6। यहाँ अगर मान लीजिए ये ईस्ट से हो रहा है तो यहाँ मान लीजिए कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं या ह्यूमन की मसल सेल में अगर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो लैक्टिक एसिड बनता है। पायरुवेट तो बनेगा ही बनेगा, पायरुवेट कन्वर्ट होके लैक्टिक एसिड बनेगा और उसके बाद 2 ATP के मालिक्यूल तो बनेंगे ही बनेंगे। 2 लैक्टिक एसिड बनता है और 2 मालिक्यूल ATP के बनते हैं। अब देखिए जब कोई आदमी बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, शारीरिक लेबर बहुत ज़्यादा करता है, तो उसकी मसल्स बार बार कंस्ट्रक्ट और स्ट्रेच होते होते थक जाती हैं। जब वहाँ पर लैक्टिक एसिड उन मसल्स में जम जाता है तो कहते हैं कि आदमी थक गया है, फैटिग हो गया है। तो कई बार लोग, खास तौर से जो लोग ज़्यादा एज के होते हैं, उनके पैरों की बहुत ज़्यादा मालिश करनी पड़ती है कि लैक्टिक एसिड जो है बाद में ब्लड वेसल्स में आके मिल जाए, वो जगह फ्री हो जाए। तो बहुत ज़्यादा फैटिग की स्थिति ऐसी होती है जब लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है और जगह जगह वो इकट्ठा हो जाए। तो अब देखिए जो मेन चीज़ है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में 2 ही ATP बन रहे हैं। खर्च कितना हो रहा है, ग्लूकोज का 1 मालिक्यूल खर्च हो रहा है और बन रहे हैं ये। अब देखो एरोबिक में एक ही ग्लूकोज के मालिक्यूल से 38 ATP बनते हैं। अगर हम भोजन कम भी करें और हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक रहे, हमको ऑक्सीजन अच्छी मिले, रेस्पिरेशन अच्छा हो, तो कम भोजन से भी हमको ज़्यादा एनर्जी मिल सकती है अगर ऑक्सीजन मिले तो। और नहीं, अगर ज़्यादा भोजन करें ऑक्सीजन ही नहीं मिले तो हमें एनर्जी बहुत कम मिलेगी और ये चीज़ें फिर बॉडी के लिए बड़ी ही हार्मफुल होती हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए, इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए। अगर आपसे पूछ ले व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, तो सीधे सीधे लिख सकते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में जाके तब कंप्लीट होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही कंप्लीट हो जाता है। एरोबिक में 38 ATP बनते हैं, 673 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ 2 ATP बनते हैं। अब मैं बार बार ATP का नाम ले रहा हूँ, तो व्हाट इज ATP? ATP क्या है, पहले उसका फुल फॉर्म लिख देता हूँ।
एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। देखो एडिनोसिन के साथ PO4 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 तीन फास्फेट के तीन ग्रुप यहाँ जुड़े रहते हैं। इसको एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट कहते हैं। जब माइटोकॉन्ड्रिया में या सेल में एनर्जी रिलीज होती है तो वो एनर्जी एक एनर्जी के सिक्के, एनर्जी कॉइन्स के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में इकट्ठी हो जाती है। जैसे 100 रुपये का एक सिक्का है, एक ही सिक्का 100 रुपये का है, इसमें 100 रुपये, एक एक रुपये के 100 रुपये के बराबर है। तो वैसे ही इसको हम लोग कॉइन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का सिक्का कहते हैं। इसलिए तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही रहते हैं, इसलिए तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। आप लोग 9th में पढ़े होंगे। विच ऑर्गेनेल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, आप लोग सब बताते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में ही स्टोर रहती है, फिर वहाँ से बॉडी को मिलती रहती है। अब इस ATP में से एक PO4 निकल जाए तो क्या बचेगा? ADP, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। दो फास्फेट हैं, एक एनर्जी निकल गई, फिर एनर्जी बन गई शरीर में, बॉडी में, फिर ATP। मतलब ADP और ATP इंटर कन्वर्जिबल है, कन्वर्ट हो। जैसे एनर्जी चाहिए, ATP का एक PO4 निकला, ADP बच गया, एनर्जी काम आ गई, फिर एनर्जी बन गई, एनर्जी प्रोड्यूस हो गई, फिर ADP के साथ मिल गई, फिर ATP बन गया। तो इसको PI या कहीं कहीं IP इनऑर्गेनिक फास्फेट कहते हैं उससे। और इसमें से अगर दूसरा एक और PO4 निकाला तो AMP बच जाएगा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। वो बहुत रेयर केस में होता है जब शरीर में ऊर्जा का स्रोत बिल्कुल नहीं रह जाए। तो ATP एनर्जी के सिक्के हैं। अब देखो ATP से, एक ATP से एक इनऑर्गेनिक फास्फेट रिलीज होता है, ADP बनता है। तो इसमें 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है रिलीज होती है। एक क्या बोलते हैं, एक ATP के इनऑर्गेनिक फास्फेट के निकलने से 30.5 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप लोग नोट कर लेना। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब हम लोग आते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन कैसे होता है। सबसे पहले तो आप लोग प्लांट्स में ले लो, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। वैसे इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, हटाता हूँ इसको। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है। देखिए मैं ग्रीन प्लांट्स की बात कर रहा हूँ। ग्रीन प्लांट्स में जब दिन में सनलाइट अवेलेबल होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। आप लोग पढ़े हुए हैं कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होती है। दिन के समय फोटोसिंथेसिस का जब प्रोसेस होता है तो ऑक्सीजन रिलीज होती है, लेकिन रेस्पिरेशन में ठीक उल्टा होता है। रेस्पिरेशन में CO2 रिलीज होती है, ऑक्सीजन कंज्यूम होती है। अब पौधों में तो कोई ऐसा स्पेशल ऑर्गन नहीं है। मैंने आप लोगों को बताया था कि पौधों की पत्तियों में अपर लोअर साइड में छोटे छोटे बारीक पोर्स होते हैं, इनको स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा से ही गैसेज का एक्सचेंज होता है, उसी से गैसेज आती हैं, बाहर निकलती रहती हैं। दिन में चूँकि पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं, CO2 बनती है, वो CO2 कंज्यूम कर लेते हैं और ऑक्सीजन निकालते रहते हैं। लेकिन रात में तो
ऑक्सीजन तो निकलेगी नहीं, फोटोसिंथेसिस होगी नहीं, सिर्फ रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन होता तो पौधे भी CO2 निकालते हैं। रेस्पिरेशन में तो सारे ऑर्गेनिज्म CO2 निकालते हैं। आप लोग कभी भी रेस्पिरेशन और इससे न्यूट्रिशन से, फोटोसिंथेसिस से आप लोग इसमें भूलना नहीं। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकलती है, रिलीज होती है, और ये प्रोसेस दिन में होता है। रेस्पिरेशन चाहे प्लांट्स में हो चाहे एनिमल्स में हो 24 आवर होता रहता है, और इसमें CO2 ही निकलती है, ऑक्सीजन हमेशा कंज्यूम होती है। तो पौधे दिन में ऑक्सीजन लेते हैं, उनमें उनका भी वही है C6H12O6 + 6O2, इनसे 6 CO2 + 6 H2O प्लस एनर्जी, ये दिन में कंज्यूम करता है, रात में तो निकलेगी वैसे ही। अब इस एनर्जी का उपयोग पौधे अपने रोज के, जैसे हवा चल रही है, पौधों की डालियां मुड़ जाती हैं, पौधों को बढ़ना है, सब कुछ करना है, टूट फूट होती है, डालियां टूटती रहती हैं, पत्तियां निकलती रहती हैं, उन सब में इस एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। तो सीधे सीधे कह सकते हैं कि पत्तियों में स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा ही वहीं से गैसेस का एक्सचेंज होता है। अब जो स्टेम होते हैं उनमें भी रेस्पिरेशन होता है, रूट्स में भी रेस्पिरेशन होता है। स्टेम में जो बड़े बड़े प्लांट हैं, पेरेनियल प्लांट्स, उनके लेंटिस सेल्स पाए जाते हैं, उनसे रेस्पिरेशन होता है। रूट्स में भी जो सॉइल के अंदर ऑक्सीजन है उसी को पौधे एब्जॉर्ब करते हैं, वो रेस्पिरेशन होता है। तो कह सकते हैं कि रूट्स में, स्टेम में, लीव्स में, सभी में रेस्पिरेशन होता है, सबसे अधिक पत्तियों में होता है। अब थोड़ा सा एनिमल्स पर आते हैं हम लोग। अब एनिमल्स तो कई तरह के पाए जाते हैं, कई इन्वायरमेंट में रहते हैं, अलग इन्वायरमेंट में रहते हैं। तो अलग अलग इन्वायरमेंट में रहने से इनमें रेस्पिरेशन भी अलग अलग तरीके से होता है। मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मान लो अमीबा है। अमीबा, आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे कि अमीबा एक यूनिसेलुलर एनिमल है। ये वाटर में पाया जाता है, पानी में पाया जाता है, यूनिसेलुलर है। तो इसकी बॉडी के चारों तरफ जो सेल मेम्ब्रेन, इसको सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये कहते हैं। अमीबा में सेल मेम्ब्रेन से ही डिफ्यूजन के थ्रू वाटर से ऑक्सीजन आती है, CO2 निकलती रहती है। तो यहाँ कौन सा प्रोसेस है? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रोसेस से ही ऑक्सीजन अंदर आ गई और CO2 बाहर निकलती रहती है। अमीबा है, पैरामीशियम है, ये जो एक्वेटिक हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ें, अर्थवर्म का ले लें। लीच का ले लें, एंड कर दो यहाँ। लीच कहते हैं जो को, अर्थवर्म कहते हैं केचुए को। इनकी बॉडी सरफेस, इनकी स्किन हमेशा मॉइस्ट रहती है, गीली रहती है। इनकी स्किन से ही ऑक्सीजन गैस एटमॉस्फेयर से बॉडी के अंदर आती है और CO2 बाहर निकलती रहती है। आमतौर से इसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं। इसमें क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि बॉडी सरफेस जो स्किन है, उसी स्किन से एयर अंदर आएगी, मतलब ऑक्सीजन अंदर आएगी, CO2 बाहर निकल जाएगी। अब उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं। फिश में फिशेज हैं, टैडपोल हैं। अब टैडपोल किसको कहते हैं? जो मेढक का बच्चा छोटा होता है, इसमें पूंछ भी होती है। मॉडिफिकेशन के बाद फिर वो मेढक का छोटा बच्चा बनता है, जिसको तब उसको फ्रॉग कहते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में जब उसका डेवलपमेंट पूरा नहीं हुआ हो तब उसको टैडपोल कहा जाता है। तो फिश में और टैडपोल में चूँकि एक्वेटिक हैं, तो इनके साइड में गिल्स पाई जाती हैं।
गिल्स, जिनको हिंदी में गलफड़े कहते हैं, यहाँ साइड में गिल्स पाई जाती हैं। तो मछलियाँ हमेशा पानी अंदर मुंह से लेते रहती हैं, यहाँ से पानी निकलता रहता है। जैसे ही वाटर इनके टच में आता है, गिल्स के टच में आता है, तो गिल्स में जो ब्लड है वो ब्लड ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और वहाँ CO2 को छोड़ भी देता है। तो कह सकते हैं कि फिश और टैडपोल में जो रेस्पिरेशन होता है वो गिल्स से होता है। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या हो गए? गिल्स हो गए। अब ग्रासहॉपर, हाउस फ्लाई, ग्रासहॉपर, हाउस फ्लाई, मस्क्यूटोज, इन सभी में एब्डामेन के साइड में, नीचे एब्डामेन, उधर एब्डामेन के साइड में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, हर खंड में, दोनों साइड में। उसको स्पाइरेकिल कहते हैं। उन स्पाइरेकिल से ट्यूब्स गई होती हैं। तो इनमें रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या हो गए? स्पाइरेकिल एंड ट्यूब फीड्स। स्पाइरेकिल्स एंड ट्यूब फीड्स, ग्रासहॉपर वगैरह में जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन है, स्पाइरेकिल्स हैं और ट्यूब फीड्स हैं। अब आप थोड़ा सा और आगे बढ़ो, बर्ड्स में आ जाओ। लिजार्ड देख लो, मैमल, ह्यूमन देख लो, मैन में देख लो, जितने भी मैमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, मैमल्स कह लो। इन सभी में वेल ऑर्गेनाइज्ड रिस्पायरेटरी ऑर्गन पाया जाता है। तो उसमें जो मुख्य ऑर्गन, उसको लंग्स कहते हैं, LUNGS। उस मुख्य रिस्पायरेटरी ऑर्गन का जो मुख्य पार्ट है उसको लंग्स कहते हैं। अब ये देखिए, अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरह के रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं और ये रिस्पायरेटरी ऑर्गन उनमें सर्कुलेशन में, उनके रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग रेस्पिरेटरी, ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में ही पढ़ेंगे। ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन, मनुष्य के श्वसन अंग, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए, ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन में, अब देखिए, जब हम लोग स्पेशली ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन बींग्स में जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स हैं वो रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और उनका स्ट्रक्चर इस तरह से बना होता है कि पूरी बॉडी को ऑक्सीजन आसानी से मिल सके। अब देखिए, इस रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स में सबसे पहले हम लोग रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स में सबसे पहले तो मैं एक फिगर बनाऊंगा आप लोगों को। मैं एक फिगर बनाऊंगा ह्यूमन रिस्पायरेटरी ऑर्गन का, आप लोग बनाने की कोशिश करना, क्योंकि जैसे मैं फिगर बनाता हूँ, क्या चीज़ पहले बनानी है, क्या चीज़ बाद में बनानी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जूलॉजी में, बायो में फिगर बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो देखो, देखो थोड़ा सा फिगर में बना रहा हूँ।
थोड़ी सी आवाज़ बंद हो जाए इसके लिए। ऐसे करके यहाँ आप लोग एक लंग्स ऐसे बनाओगे, दूसरा लंग आप लोग ऐसे बनाओगे, थोड़ा सा फिगर गड़बड़ा रहा है, ऐसे बनाओगे तो ऐसे बनाओगे आप लोग फिगर। थोड़ा इसको ब्रांचेस बनाने की कोशिश करिए। ऐसे ऐसे करो आप लोग, इसको ब्रांचेस को थोड़ा सा और डिवाइड कर दो, पतली पतली ब्रांचेस, ऐसे ऐसे। चलो अब देखो, मैं थोड़ा सा इसको और कर दूं दूसरी इससे। देखो आप लोगों को फिगर बिल्कुल क्लियर कट, बिल्कुल साफ फिगर बनाना पड़ेगा, क्योंकि बायो में फिगर का बड़ा महत्व होता है, बड़ी इम्पोर्टेंस होती है। कभी एग्जाम में अगर टाइम नहीं है, आप फिगर ही बना के छोड़ दो, डिस्क्राइब नहीं कर पाओगे समय की कमी की वजह से, तो भी आपको एग्जाम में चाहे तो पूरा नंबर दे सकता है, क्योंकि फिगर की नकल नहीं होती है, फिगर अपने आप बनाए जाते हैं अगर आपको बनाने आएगा तो। अब थोड़ा सा मैं इसका नॉमिनेशन कर देता हूँ। नॉस्ट्रिल, नेजल पैसेज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, एपिग्लॉटिस, ग्लॉटिस, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलाई। अब देखिए, मैं फिर से इसको थोड़ा सा कर देता हूँ। ये नॉस्ट्रिल है सभी लोगों के, ये रिस्पायरेटरी ऑर्गन में सबसे मुंह के ऊपर थोड़ा सा नॉस्ट्रिल, 2 छेद होते हैं नॉस्ट्रिल। ये आगे ही 2 होते हैं, लेकिन पीछे जाने के बाद ये पूरी एक नेजल कैविटी में खुलते हैं। इसको नेजल पैसेज भी कहते हैं, नेजल कैविटी भी कहते हैं। इस नेजल कैविटी में बहुत सारे स्मॉल फाइन हेयर्स पाए जाते हैं, बहुत ही फाइन हेयर्स होते हैं। और ये जो हेयर्स, फाइन हेयर्स हैं, यहाँ हमेशा म्यूकस रिलीज होता था, म्यूकस निकलता रहता है, इसको बिल्कुल गीला रखता है। यहाँ से जो भी एयर जाती है, उस एयर में जो भी डस्ट पार्टिकल हैं, बैक्टीरिया, जो भी चीज़ें हैं, वो सब यहीं चिपक जाते हैं। और एयर का टेम्परेचर भी बॉडी टेम्परेचर के बराबर हो जाता है। अगर गर्मी में एयर बहुत ज़्यादा गर्म है हमारी बॉडी से, तो यहाँ आके उसका टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा। अगर जाड़े में उस एयर का टेम्परेचर बहुत कम है, तो यहाँ पहुँचने के बाद एयर का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा, थोड़ा बढ़ जाएगा। अब यहाँ से जो एयर पास करती है नेजल पैसेज से, वो फेरिंग्स में आती है। मैंने आप लोगों को बताया था कि फेरिंग्स जो है न्यूट्रिशन वाले में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, कि फेरिंग्स एक छोटा सा पार्ट होता है। भोजन के जाने का रास्ता भी वही, एयर के जाने का रास्ता भी वही। ये दोनों, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कंबाइंड है। ये समझो कि ये जो हिस्सा है, ये लगभग यहाँ से लेके यहाँ तक ये कंबाइंड हिस्सा है। तो फेरिंग्स दोनों में ही है,
अब फेरिंक्स का कोई खास काम नहीं है, वो जो फूड पाइप जुड़ा वो फेरिंक्स कहलाता है। फेरिंक्स से अगर हम भोजन कर रहे हैं तो वो फूड पाइप आसोफेगस में चला जाएगा। अगर हम एयर ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, तो वो एयर यहाँ से एपिग्लॉटिस को हटाती हुई यहाँ आएगी ट्रैकिया, जिसको रिस्पायरेटरी ट्यूब भी कहते हैं, विंड पाइप, विंड ट्यूब भी कहते हैं, लेकिन साइंटिफिक भाषा में इसको ट्रैकिया कहा जाता है। अब थोड़ा सा यहाँ बता दूँ, ये जो हिस्सा है थोड़ा सा निकला हुआ हिस्सा, ये आप लोग जो है कि हम लोग के गले में यहाँ का जो हिस्सा है थोड़ा सा किसी किसी में बहुत ज़्यादा निकला होता है, यहाँ की हड्डी किसी में बहुत ज़्यादा निकली होती है, उसको एडम्स एप्पल कहा जाता है, एडम्स एप्पल। लेकिन हम थोड़ा सामान्य है, लेकिन यही वो लेरिंग्स वो जगह है जहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है, इसको साउंड बॉक्स भी कहते हैं, लेरिंग्स को साउंड बॉक्स भी कहते हैं। यहीं से आवाज़, यहाँ जो है साउंड बॉक्स में वोकल कार्ड्स होते हैं, 2 सेट में होते हैं, वोकल कार्ड्स होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी से आवाज़ उत्पन्न होती है, साउंड उत्पन्न होती है। चलो अब यहाँ से जो पाइप जा रही है, ये जो पाइप जा रही है जिसको हम ट्रैकिया लिखे हैं, इस ट्रैकिया में ऐसे सी आकार के छल्ले होते हैं, रिंग्स होती हैं। ट्रैकिया में सी के आकार की रिंग्स होती हैं, ऐसे घोड़े की नाल होती है, जस्ट लाइक ऐसे, ये एक दूर से जुड़ा नहीं रहता है, खुला रहता है। अब यहाँ जो ट्रैकिया है, विंड पाइप है, तो ये हिस्से क्या करते हैं, कार्टिलेज के बने होते हैं। कार्टिलेज एक तरह की बोन ही है, स्केलेटन है, लेकिन काफ़ी सॉफ्ट बोन होती है। हम लोग के शरीर में कार्टिलेज कई जगह पाया जाता है, जो हड्डियों के जोड़ हैं वहाँ पाया जाता है, रीढ़ की हड्डी है यहाँ जो है वहाँ हर हड्डी के नीचे पाया जाता है। ये कर सकते हैं, कान की जो यहाँ की हैं सब एक कार्टिलेज हैं, नाक का भी हिस्सा एक कार्टिलेज है, ये थोड़ा सॉफ्ट बोन कहलाता है, सॉफ्ट बोन। तो ये कार्टिलेज की रिंग्स होती हैं, ये कार्टिलेज की रिंग्स ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाती है। मान लो पाइप है, पाइप से सारी हवा निकल गई, वो तो पिचक जाएगा, आदमी मर जाएगा। तो हवा नहीं भी अगर उसमें रहे तो वो पूरा कंस्ट्रिक्ट न हो, पिचके नहीं, कोलैप्स न करे, इसलिए वो रिंग्स होती हैं। अगर हवा निकल गई तो आके चिपक जाएंगी, तो भी पाइप का रास्ता रहेगा ही। तो ये रिंग्स होती हैं, लगभग अप्रॉक्सीमेटली 20 रिंग्स सी आकार की, ये 20 रिंग्स जो है ट्रैकिया के अंदर पाई जाती हैं। अब ये ट्रैकिया लगभग 10 सेंटीमीटर के आसपास की लंबाई होती है, 10 सेंटीमीटर, 10-11 मान लो, 10-11 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। मतलब वही आप 4-5 इंच के आसपास मान सकते हो, 4-4.5 इंच के आसपास मान सकते हो, ये इसकी लेंथ होती है। अब ये ट्रैकिया 2 भागों में डिवाइड होता है, एक को तो सिंगुलर में तो ब्रोंकस कहते हैं, प्लूरल में ब्रोंकाई कहते हैं। 2 श्वसनियों में 2 में डिवाइड हो गया, एक लंग इधर है, दूसरा फेफड़ा इधर है, राइट लंग लेफ्ट लंग, हमारा राइट साइड है, राइट लंग लेफ्ट लंग। अब एक ब्रोंकस राइट साइड में, एक ब्रोंकस लेफ्ट साइड में। ये ब्रोंकस लंग्स में जाने के बाद छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड रीडिवाइड हो जाती है, और वो ब्रोंक्यूल्स बिल्कुल बारीक बारीक ट्यूब्स, छोटे छोटे एयर सैक्स, छोटे छोटे एयर सैक्स में खुलती हैं। एयर सैक्स क्या है, वायुकोश, इनको एल्वियोलाई कहते हैं। एल्वियोलाई ये भी प्लूरल है, सिंगुलर में एल्वियोलस होता है, एल्वियोलाई जो है प्लूरल वर्ड है। ये बायोलॉजी में सिंगुलर प्लूरल का ऐसे है, ब्रोंकाई, एल्वियोलाई ऐसे है। तो एक ये जो मैंने ग्रीन कलर का बनाया है, ये एल्वियोलाई हैं। इन एल्वियोलाई में, वायुकोशों में ये आके खुलती हैं। अब जब यहाँ आके खुलती हैं तो उनमें इनके फैलने का, एक्सपेंड होने का बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा इनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अब देखिए थोड़ा सा और, हम लोग का जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन है, ये दोनों फेफड़े,
दोनों फेफड़ों के नीचे मसल्स की बनी हुई एक मोटी प्लेट पाई जाती है, जिसको हम लोग डायाफ्राम कहते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग डायाफ्राम कहते हैं। डायाफ्राम, डायाफ्राम यहाँ, जिसको हम लोग देखो, ये हेड हो गया, एक बात, ये यहाँ से यहाँ तक चेस्ट कहलाता है। इसको हम लोग साइंस की भाषा में थोरेसिक कहते हैं, थोरेसिक पार्ट। नीचे एब्डामेन पार्ट हो गया। तो डायाफ्राम के नीचे एब्डामेन, डायाफ्राम के ऊपर थोरेसिक। ये पूरा का पूरा जो रीजन है ये थोरेसिक पार्ट है, थोरेसिक पार्ट है ये, या चेस्ट कैविटी भी कहलाता है, चेस्ट कैविटी भी कहलाता है। अब देखिए, ये जब नीचे आता है तो इसका वॉल्यूम यहाँ बढ़ जाता है, ऊपर जाएगा थोड़ा सा, इसका वॉल्यूम कम होता है। और उसके बाद ये पूरे फेफड़े जो हैं एक केज में, जिनको रिब केज कहते हैं, रिब केज, ये जो यहाँ आप हाथ लगाओगे यहाँ पसलियाँ हैं, पसलियों को रिब्स 12 यहाँ, 12 यहाँ, 12 यहाँ है, 12 यहाँ है, मतलब 12 पेयर होती हैं। ये पूरा एक पिंजरा बनाती हैं, केज बनाती हैं, जिसको रिब केज कहा जाता है। तो अगर हम इसको, ये पीछे से आके आगे ऐसे आती हैं, पीछे से आके पीठ की तरफ से आके ऐसे कर सकते हैं इसको, ऐसे। तो ये जो यहाँ पे आगे जुड़ी रहती हैं, यहाँ पर, यहाँ आगे यहाँ जुड़ी रहती हैं और पीछे जाके रीढ़ की हड्डी से जुड़ जाती हैं। ये जो रिब केज है, जब हम इनहेल करते हैं, हवा अंदर लेते हैं, तो ये पसलियाँ भी फैलती हैं। डायाफ्राम नीचे जाता है, एरिया ज़्यादा बढ़ जाती है, हवा अंदर आ जाती है। जहाँ डायाफ्राम ऊपर आया, पसीना अंदर गई, हवा बाहर निकल जाती है। इनहेल, एक्सहेल, ये पूरे सब के रिब केज और ये डायाफ्राम, ये दोनों ही हेल्प करते हैं और यही जो है ये थोरेसिक कैविटी बनाते हैं। अब चूँकि फेफड़े बहुत ज़्यादा डेलिकेट आर्गन है, तो ये चारों तरफ से एक प्लूरा मेम्ब्रेन होती है, प्लूरा, प्लूरा मेम्ब्रेन, PLEURA, प्लूरा मेम्ब्रेन। अब इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि लंग्स जो हैं प्लूरा मेम्ब्रेन से ऐसे कवर्ड रहते हैं। इस तरह से कर सकते हैं कि प्लूरा मेम्ब्रेन से कवर्ड रहते हैं, रिब केज में होते हैं, चेस्ट वाले चैम्बर में होते हैं, क्योंकि बहुत ही डेलिकेट आर्गन है। अगर मैं बता दूं कि सांस लेने के बाद जितना ये फैलते हैं, 80 स्क्वायर मीटर की एरिया कवर कर सकते हैं, 80 स्क्वायर मीटर। सोचो फेफड़े कितने कितने वो होते हैं। अब फेफड़े कभी खाली नहीं होते हैं, ये नहीं कि हम सांस निकालिए फेफड़ों में, लंग्स में हमेशा ही हवा रहती है, हमेशा ही एयर रहती है लंग्स के अंदर, वो कभी खाली नहीं होते हैं। कभी सांस नहीं भी ले पाएँ तो वहाँ से वो हमको ऑक्सीजन जो है मिलती रहती है, और कुछ न कुछ एयर उसमें हमेशा रहती है। ऑलवेज हैविंग सम एयर इन इट, फेफड़े नेवर बीइंग एम्प्टी। अब देखिए, जब फेफड़ों में, थोड़ा सा इसका फंक्शन बता दूं, जब यहाँ से हमने इनहेल किया, जब हमने यहाँ से एयर अंदर ली, उस एयर, वो जो एयर अंदर गई, तो एयर में और गैसों से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ऑक्सीजन से मतलब है। वो एयर यहाँ फिल्टर हो जाती है, हार्मफुल चीज़ें यहीं ख़त्म हो जाती हैं, वो एयर फिर यहाँ आती है, एपिग्लॉटिस के ढक्कन को हटाती हुई अंदर इंटर करती है और ब्रोंकस में होती हुई ब्रोंक्यूल्स में चली जाती है, एक एक एल्वियोलाई में जाके फैल जाती है। और इसके ऊपर, एल्वियोलाई के ऊपर, पूरे फेफड़े के ऊपर ब्लड कैपिलरीज होती हैं। जैसे मैं ये कहूँ कि ये एक एल्वियोलाई है,
एल्वियोलाई के ऊपर ब्लड कैपिलरीज हैं ऐसे, जिसमें ब्लड होता है, इसके ऊपर है। जैसे ही एयर अंदर इंटर करती है फूलते हैं। अब ये ब्लड जो है, इनकी झिल्ली बड़ी बारीक होती है, मेम्ब्रेन बड़ी फाइन होती है, ये पूरा ब्लड इसके टच में ऊपर ऊपर आ जाएगा और जो भी इसमें ऑक्सीजन है, O2 है, वो डिफ्यूज होके इस ब्लड में आ जाएगी। ऑक्सीजन डिफ्यूज होके इस ब्लड में आ जाएगी और जो ब्लड आया हुआ है शरीर से, उसमें जो CO2 है वो तो घुली अवस्था में होती है, वो इसमें एयर सैक्स एल्वियोलाई के अंदर CO2 आ जाती है। मतलब O2 तो बाहर से आ गई, अब यहाँ से जब O2 इसमें आ गई तो ब्लड उस ऑक्सीजन को लेके सभी सेल्स में पहुँचा देता है। अब ब्लड कैसे पहुँचाता है? ब्लड के अंदर कुछ कार्पसेल्स पाई जाती हैं, जिनमें एक है रेड ब्लड कार्पसेल्स, रेड ब्लड का RBC कहते हैं, RBC। इनमें एक सब्सटेंस पाया जाता है, पदार्थ पाया जाता है, कंपाउंड है, उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन, हीम और एक प्रोटीन ग्लोबिन से मिलकर बना है। ये जो हीम है एक तरह से आयरन है। ये हीम ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच कर लेता है। जहाँ यहाँ ऑक्सीजन आई वायुकोश में, एयर सैक्स में, ब्लड की RBC में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन ने उस ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ लिया और वो पूरी बॉडी में फिर सर्कुलेट होकर ऑक्सीजन पहुँच जाती है। और पूरी बॉडी में जब रेस्पिरेशन के बाद CO2 बनती है, CO2 ज़्यादा डिजॉल्व हो जाती, जल्दी डिजॉल्व हो जाती है, इजीली डिजॉल्व हो जाती है, तो डिजॉल्व होकर ब्लड में फिर आ जाती है फेफड़े में और वहाँ से डिफ्यूजन द्वारा फिर बाहर निकाल दी जाती है। तो इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, ये ब्रीदिंग हो गई। इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, ये ब्रीदिंग हो गई। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन सेल तक हो गया, लेकिन सेल के अंदर जब ग्लूकोज से रिएक्शन होता है, एनर्जी रिलीज होती है, तो उस चीज़ को हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। अब असली रेस्पिरेशन क्या हुआ? सेलुलर रेस्पिरेशन 3 स्टेप हो गए। नंबर 1 ब्रीदिंग, नंबर 2 ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम लंग्स टू सेल, और नंबर 3 सेलुलर रेस्पिरेशन, या इसको इंटरनल रेस्पिरेशन भी कहते हैं, जो मैंने बिल्कुल शुरू में बताया था कि कैसे सेल के अंदर ऑक्सीजन जाती है, ग्लूकोज से रिएक्शन करती है, एनर्जी रिलीज करती है। 3 स्टेप हो गए। इतना आप फिगर ज़रूर बनाना, मैं बाद में नोट्स भी आप लोगों को भेजूंगा। फिगर बहुत ज़रूरी है, ये इसको आप लोग बार बार पढ़ना वीडियो को, और पढ़ने के बाद सभी लोग जो अपने स्कूल के हैं बच्चे, वो भी, और सभी लोग वीडियो को लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना, शेयर भी करना बहुत ज़रूरी है, ताकि मुझे पता चले कि कितने उसको पसंद कर रहे हैं, कहाँ कमी रह जा रही है। आप लोग भेजना भी, ताकि मैं उसको सुधार करके अगला वीडियो और अच्छा बना सकूं। मैं कोशिश करूंगा कि अगला वीडियो एक्सक्रीशन वाला वो इससे भी बेटर बने। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू।